हम बात करने लगे हैं स्टॉक एक्सचेंज की। याद रखिए, मैं आपको भी एक स्टोरी सुनाने लगा हूं, पहले वो स्टोरी ध्यान से सुन लें, उसके बाद हम आगे बात करें पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की। अच्छा हुआ ये, पहले स्टॉक एक्सचेंज को थोड़ा सा समझना पड़ेगा इस टॉपिक को समझने के लिए। हुआ ये कि भाई मैंने अपने दोस्त से बात की कि मेरे पास कुछ पैसे पड़े हैं, मैं स्टॉक एक्सचेंज में लगा दूं, क्या फायदा होगा या नहीं। उसने मुझे कहा भाई तुम्हारे पास पैसे पड़े हैं तो तुम स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट कर दो। मैंने उससे पूछा इसका क्या तरीका है। उसने मुझे बताया कि आप एक ब्रोकर के पास जाएंगे, ब्रोकर के पास अपना एक अकाउंट बनवाएंगे, बिल्कुल ऐसे ही जैसा बैंक का अकाउंट बनता है, और फिर शेयर्स खरीदेंगे। उसने मुझे एक और बात बताई, उसने कहा हमेशा जब भी शेयर खरीदो पोर्टफोलियो बनाओ। मैंने कहा भाई पोर्टफोलियो क्या होता है। उसने कहा पोर्टफोलियो से मुराद होता है कि एक ही सेक्टर के शेयर ना खरीदो, मुख्तलिफ सेक्टर्स के शेयर खरीदो। यानी एक तरफ सीमेंट सेक्टर के शेयर खरीदो, एक तरफ बैंकिंग सेक्टर के शेयर खरीदो, एक तरफ लेट से ऑटोमोबाइल के शेयर खरीदो। सर बात उसने करने का मकसद था कि एक ही सेक्टर के शेयर नहीं खरीदने चाहिए, मुख्तलिफ सेक्टर्स के शेयर खरीदो। मिसाल के तौर पे अगर मैं एक पायनियर सीमेंट खरीद लेता हूँ, एक कोहाट सीमेंट खरीद लेता हूँ, एक डीजी सीमेंट खरीद लेता हूँ, तो टेक्निकली मैंने एक ही सेक्टर के तीनों शेयर खरीद लिए हैं। कल को सीमेंट सेक्टर के हालात बुरे हो जाएंगे तो मेरे पास जो भी शेयर हो मुझे नुकसान होगा, क्योंकि तीनों शेयर एक ही इंडस्ट्री के हैं। तो इसलिए एडवाइस करते हैं ब्रोकर्स कि भाई आप एक ही कंपनी के शेयर ना खरीदे, मुख्तलिफ सेक्टर्स के शेयर खरीदे। तो जनाब ये मुख्तलिफ सेक्टर के शेयर जब आप खरीद लेते हैं तो आपके पास एक, समझ लें कि मैं इसको कहता हूं कि शेयर्स की फ्रूट चार्ट बन जाती है। जनाब आपके पास सीमेंट के भी शेयर हैं, बैंक के भी शेयर हैं, ऑटोमोबाइल के भी शेयर हैं। इस शेयर्स की फ्रूट चार्ट को पोर्टफोलियो कहते हैं, यानी मिक्सचर ऑफ डिफरेंट शेयर्स ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स। तो जनाब हम क्या करते हैं, वो कहा जाता है कि पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। आपको समझ आ गया कि स्टॉक एक्सचेंज में शेयर खरीदने के लिए एक ब्रोकर के साथ अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, पॉइंट नंबर 1। आपको समझ आ गया कि स्टॉक एक्सचेंज में शेयर खरीद के प्रेफरेंस ये होती है कि मुख्तलिफ सेक्टर्स के शेयर खरीदे जाए। अच्छा अब सुनना जरा, मैंने शेयर परचेज किए थे, सीमेंट का शेयर परचेज किया 100 रुपए का, बैंक का शेयर परचेज किया 150 रुपए का, ऑटोमोबाइल का शेयर परचेज किया 200 रुपए का, सेल कर दिए शेयर। सीमेंट का शेयर सेल किया 150 का, बैंक का शेयर सेल किया 120 का, ऑटोमोबाइल का शेयर सेल नहीं किया। अच्छा जी जरा देखिएगा, भाईजान परचेज था 10,000, सेल प्रोसीड थी 15,000। सॉरी परचेज किया 100 रुपए का, बेचा 150 का। सर 50 का गेन आया, यस। परचेज किया 150 का, सेल किया 120 का, लॉस आ गया 30 का। मुझे आप ये बताएं कि ये एक शेयर का लॉस दूसरे शेयर के गेन के साथ एडजस्ट होगा या नहीं। अंडरस्टूड बात है, एक सिक्योरिटी का लॉस दूसरी सिक्योरिटी के गेन के साथ एडजस्ट हो जाएगा, इसमें क्या ऐसी बात। अब सुनना, ऑटोमोबाइल का शेयर हमने बेचा नहीं, लेकिन इस दिन इसकी फेयर मार्केट वैल्यू थी 250 रुपए, तो कितने का गेन हुआ। ऑटोमोबाइल का शेयर हमने बेचा नहीं, लेकिन फेयर मार्केट वैल्यू थी 250 रुपए, तो कितने का गेन हुआ, 50 रुपए का। सब लोगों ने लिखा है 50 रुपए, एक स्टूडेंट ने सही जवाब दिया, सर इसमें कैपिटल गेन नहीं हुआ। क्यों सर, आपको डेफिनेशन ही नहीं आ रही तो क्या बात करनी। कैपिटल एसेट के डिस्पोजल पे जो गेन होता है उसे कैपिटल गेन करते हैं, आपने भी डिस्पोज थोड़ी किया, ये तो फेयर मार्केट वैल्यू है। इस केस में नो गेन। गेन तो तब होता है जब आप एसेट को डिस्पोज करते हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने लिखा है कि 50 रुपए का गेन हुआ है उन्होंने बिल्कुल गलत लिखा है।
असल में गेन हुआ ही नहीं। गेन तो तब होता है जब कैपिटल एसेट को डिस्पोज किया जाता है। हुआ ये अब आपको ये बात समझ आ गई कि अगर हम बैंक का शेयर ना बेचते तो हमें 50 रुपए का गेन होना था और इस पे टैक्स लगना। बैंक के शेयर की वैल्यू 120 थी। मैंने सोचा अगर हम इसको बेच देंगे तो हमें 30 का लॉस आ जाएगा। इस लॉस को इस गेन के साथ एडजस्ट कर लेंगे, बैंक के लॉस को सीमेंट के शेयर के गेन के साथ एडजस्ट कर लेंगे और टैक्स के लिए अमाउंट बचेगी 20 रुपए। क्योंकि 50 में से 30 क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। 50 में से 30 एडजस्ट हो गया तो ये 20 रुपए बचा। यानी अगर मैंने बैंक का शेयर बेचा तो मुझे 50 की बजाय 20 रुपए पे टैक्स देना पड़ा, और अगर मैंने बैंक का शेयर नहीं बेचा तो मुझे पूरे 50 पे टैक्स देना पड़ा। मैंने देखा मेरे बैंक के शेयर की वैल्यू कम है तो मैंने बेच दिया ताकि मुझे टैक्स कम देना पड़े, और 1 माह के अंदर अंदर दोबारा खरीद लिया। और क्या किया, 1 माह के अंदर अंदर दोबारा खरीद लिया। सर इस काम को कहते हैं वॉश सेल। जरा सुनना ध्यान से। वॉश सेल ये है कि मैंने शेयर को बेचा ताकि लॉस गेन के साथ एडजस्ट करूं, और 1 माह के अंदर दोबारा वही शेयर खरीद लिया। इसको कहते हैं वॉश सेल। मैंने शेयर को बेचा ताकि मैं वही शेयर, ताकि उस शेयर को बेचने पे मुझे लॉस आ जाए और मैं लॉस को गेन के साथ एडजस्ट करूं, और दोबारा लॉस को गेन के साथ एडजस्ट करूं और दोबारा रीपरचेज कर लूं वही शेयर। इसको कहते हैं वॉश सेल। याद रखिएगा, अगर आप वॉश सेल करें तो आपका लॉस जो होता है वो गेन के साथ एडजस्टेबल नहीं होता। ये टैक्स का रूल है। टैक्स वालों ने असल में कहा कि लोग उन्हें बुद्धू बना रहे थे, यानी उनको कहते थे कि हमने बेच दिया शेयर, वो गेन के साथ एडजस्ट करके टैक्स बचा लेते थे, बाद में वो शेयर दोबारा खरीद लेते थे। तो टैक्स वालों ने इसका हाल ये सोचा कि उन्हें कहा कि भाई हरगिज ऐसे नहीं कर सकते। आपने अगर वो शेयर बेच के दोबारा खरीद लिया तो फिर आप उसका लॉस गेन के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते। इसको कहते हैं वॉश सेल। यानी लोग असल में चाहते ही है ना कि हमारा पोर्टफोलियो बरकरार रहे। जब उसने बैंक का शेयर बेचा तो उसका पोर्टफोलियो चेंज हो गया, फिर उसके बाद 1 माह के अंदर उसने दोबारा खरीद लिया ताकि पोर्टफोलियो मेंटेन रहे। सर उसने पोर्टफोलियो मेंटेन रखने के लिए शेयर को बेच के दोबारा खरीदा। अब शेयर को बेचने पे जो लॉस हुआ वो गेन के साथ एडजस्ट नहीं होगा। दिस इज वॉश सेल। दिस इज वॉश सेल। सर जरा अगला पॉइंट भी एक बार ही समझ लें। अच्छा हुआ ऐसा कि मुझे अब जरा अगला जो मैं पढ़ाने लगा हूं वो स्वैप सेल है। सर स्वैप सेल क्या है, जरा सुनिएगा कि मेरा पोर्टफोलियो था और मैंने बैंक के शेयर की कीमत कम हो गई। लेट्स से मेरे पास था असगरी बैंक, इसके असगरी बैंक के शेयर की वैल्यू कम हो गई, मैंने वो बेच दिया ताकि सीमेंट के साथ लॉस एडजस्ट कर सकूं। और मैंने अब चालाकी क्या किया, मैंने 1 माह बाद रीपरचेज कर लिया है हबीब बैंक। सेम बैंक नहीं लिया बल्कि दूसरा बैंक ले लिया। सर टैक्स वाले कहते हैं अगर आपने सेम सेक्टर की सिमिलर सिक्योरिटी खरीद लिया है तो भी आप लॉस गेन के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते। इसको कहते हैं स्वैप सेल। वॉश सेल होता है आइडेंटिकल, वही सिक्योरिटी दोबारा खरीदी। स्वैप सेल होता है वही दोबारा नहीं खरीदी बल्कि उस तरह की सिक्योरिटी दोबारा खरीदी। अब उसके बाद हम आगे चलते हैं। वॉश सेल भी हो गया और स्वैप सेल भी हो गया। अगर ये दोनों चीजें आपको समझ आ गई, अब हम एक बार इसको पढ़ लेते हैं जनाब। सर व्हाट इज वॉश सेल? वो कहते हैं कैपिटल लॉस रियलाइज हो गया स्पेसिफिक सिक्योरिटी की वजह से
और उसके बाद उसके 1 माह के अंदर उसने क्या किया, दोबारा वही शेयर खरीद लिया। परचेज ऑफ द सेम सिक्योरिटी बाय द इन्वेस्टर, दस मेंटेनिंग द पोर्टफोलियो, ताकि वो पोर्टफोलियो को मेंटेन करे। इसका मतलब है कि कैपिटल लॉस को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा अगर 1 मंथ के अंदर अंदर, 1 माह के अंदर अंदर उसने क्या कर दिया है, रीपरचेज कर दिए। आपने शेयर खरीदा, उसको बेचा, लॉस आ गया, लॉस को एडजस्ट किया, दोबारा खरीद दिया 1 माह के अंदर, इसका मतलब है ये वॉश सेल है और इसमें लॉस एडजस्टेबल नहीं होता। सर आगे बात करते हैं। क्रॉस, वेयर एन इन्वेस्टर मेंटेन्स अकाउंट विद टू रिलेटेड ब्रोकर्स। सर इसमें वो बात करता है कि इन्वेस्टर, सर क्रॉस ट्रेड में आपको बाद में पढ़ाता हूं, अभी टैक्स स्वैप सेल पढ़ लें। टैक्स स्वैप सेल क्या होता है, वो कहता है जहां पे इन्वेस्टर ने लॉस रियलाइज कर लिया है, वो सेम सिक्योरिटी नहीं परचेज करता लेकिन सिमिलर सिक्योरिटी परचेज कर लेता है। यानी अस्करी बैंक के शेयर नहीं खरीदे तो किसके शेयर खरीद लिए, हबीब बैंक के शेयर खरीद लिए, ताकि डज नॉट ओनली, ताकि कैपिटल गेन को रिड्यूस कर सके और अपना पोर्टफोलियो भी मेंटेन रखे। सर इस केस में टैक्स वाले इसकी इजाजत नहीं देते। वॉश सेल, क्रॉस ट्रेड्स, टैक्स स्वैप सेल, ये वाली प्रोविजन बैंक, सर ये वाली प्रोविजन बैंकिंग कंपनी और इंश्योरेंस कंपनी के लिए अप्लाई नहीं होगी। सर मैंने आपको वॉश सेल और टैक्स स्वैप सेल ये दोनों पढ़ा दिए। व्हाट इज क्रॉस ट्रेड, जरा देखिएगा। आपको मैंने कहा कि जिस तरह हम बैंक में अकाउंट खुलाते हैं इसी तरह ही हम सिक्योरिटी कंपनी में अकाउंट खुलवाते हैं। दो काफी सिक्योरिटी कंपनी मशहूर है, एक है KASB सिक्योरिटी और एक है JS सिक्योरिटी। अगर हमने KASB सिक्योरिटी से शेयर को निकाले और JS सिक्योरिटी में जमा करा दिए, JM सिक्योरिटी में डलवा दिए, तो सर क्या ये डिस्पोजल होगा? नो डिस्पोजल। सर ये डिस्पोजल नहीं होगा, ना ही ये डिस्पोजल होगा और ना ही इस पे कोई गेन या लॉस रिकॉग्नाइज होगा। क्यों? सर ये डिस्पोजल ही नहीं है। यहाँ पे भी यही बात है, होता ही है। कंपनीज, यहाँ लोग क्या करते थे, मिसाल के तौर पे सीमेंट के शेयर में फायदा हो गया, 100 रुपए का खरीदा था, 200 का बेच दिया, फायदा हो गया 100 रुपए का। और बैंक के शेयर में नुकसान हो गया, यानी 100 का खरीदा था, 75 का बेच दिया, 25 का नुकसान हो गया। अब वो 25 का करते ये थे, वो एक्चुअल में ये वाला शेयर जो 75 का होता था ना, ये अपने ही एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करते थे। तो सर जब अपने ही एक अकाउंट से, अपने ही सिक्योरिटी, एक सिक्योरिटी से दूसरी सिक्योरिटी अपने ही नाम की, ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप अपने एक बैंक अकाउंट से पैसे दूसरे बैंक अकाउंट में जमा कराएं तो वो क्या इनकम होगी? नो। अगर आप एक सिक्योरिटी से दूसरी सिक्योरिटी में जमा कराएं तो सर वो भी कोई सर इस केस में वो कहते थे 25 रुपए का लॉस हो गया। भाई डिस्पोजल ही नहीं हुई तो लॉस कहां से हुआ है? सर ये लॉस रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता, इसको कहते हैं क्रॉस ट्रेड। अपने ही दो अकाउंट्स के दरमियान में ट्रेड करना, इसको कहते हैं क्रॉस ट्रेड। और सर ये तो डिस्पोजल ही नहीं होता। जब डिस्पोजल ही नहीं होता तो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में सिक्योरिटी को ट्रांसफर करते हैं, देन द कैपिटल लॉस शैल नॉट बी रिकॉग्नाइज। इस केस में कैपिटल लॉस रिकॉग्नाइज नहीं होगा। क्यों? एक बंदे से दूसरे बंदे को ट्रांसफर होगा तो डिस्पोजल है ना, एक बंदे से उसी बंदे के नाम रहा तो सर ये डिस्पोजल होगा ही नहीं। सर वॉश सेल, क्रॉस ट्रेड, टैक्स स्वैप सेल, अगर ये तीनों आपको समझ आ गए हैं और इसके साथ इसकी एक्सेप्शन, वॉश सेल, क्रॉस सेल और टैक्स स्वैप सेल अप्लाई नहीं होता बैंकिंग कंपनी और इंश्योरेंस कंपनी के लिए।